कंपनी के विजन, मिशन और वैल्यूज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं, हमने जो विजन देखा है और हम जिसके लिए ये कंपनी चला रहे हैं और जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये चीजें अपने एम्प्लॉइज को पता होना बहुत जरूरी है। अब लीडर हो गया, लीडर को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन जा कौन सी दिशा में रहे, हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो किस दिशा में जा रहे हैं ये विजन बताएगा, क्यों जा रहे हैं ये आपका मिशन बताएगा, और ये जाते वक्त हमने कौन सी वैल्यूज को फॉलो करना है। बहुत सारी कंपनियों की अपनी अपनी वैल्यूज होती है। किसी कंपनी की वैल्यू है ग्रोथ, किसी कंपनी की वैल्यू है ट्रस्ट। तो वही वैल्यू जो है वो आपके एम्प्लॉइज में आपको इनवाइट करना है, आपके एम्प्लॉइज में उनको डालना है, आपके एम्प्लॉइज को वही वैल्यू लेके चलना है। तो साइकोलॉजी बताती है कि भाई आप जिस तरह से हो उसी तरह के लोग आपके आसपास होते हैं, या आपको जिस तरह से बनना है तो आप ऐसे ही लोगों में जाओ, मेल मिलाप करो, तो आप भी वैसे बन सकते हैं। तो अगर ये दोनों बातें सामने रखे तो आपको यही मुझे बताना है कि आप जिस तरह के एम्प्लॉइज चाहते हैं उसी तरह के एम्प्लॉइज आपके पास आएंगे, रहेंगे और टिकेंगे। और इसीलिए जिस तरह से आपको अपना कल्चर बनाना है उसी तरह से आपके एम्प्लॉइज के साथ आपको बिहेव करना है। तो उनको बताना है कि आपका विजन क्या है। विजन में हो सकता है कि आप बताएं कि 2030 तक हमको पूरे दुनिया भर में अपने 25 ब्रांचेस बनाने, एग्जाम्पल दे रही हूं। तो इस तरह से आपके विजन बताना है, आप क्या देख रहे हो, आप कौन सी ग्रोथ को देख रहे हो, आप आपकी कंपनी को कहां लेके जाने वाले हो। तो ये आपने विजन में बता दिया। और इसमें क्या होना चाहिए ना, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना वो बतानी चाहिए। जैसे 2030 तक या 2025 तक 50 लाख तक पहुंचना है, या 50 कंट्रीज में पहुंचना है, या 25 ब्रांचेस बनानी है। तो ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं विजन में। अब मिशन जो है वो थोड़ा वाइड टर्म है। मिशन लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। आप क्या करना चाहते हो लाइफ टाइम, आपकी जो कंपनी है वो लाइफ टाइम ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है इस धरती का, इस पूरी दुनिया का, जो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसी कौन सी सर्विसेज है वो देके आप पूरी दुनिया को कुछ एक नया आपका योगदान दे सकते हो, ये मिशन में आना चाहिए। जैसे कि कोई सपोज एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, तो वो कहेंगी कि मैं पूरी दुनिया से पेस्ट नष्ट कर दूंगा, या फिर हम दुनिया से पेस्ट नष्ट करके आपको एक अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन देना चाहते हैं। इस तरह से मिशन होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं वैल्यूज। अब जैसे मैंने बताया कि वैल्यूज में आपके वैल्यूज क्या है। जैसे कंट्रीब्यूशन इज माय वैल्यू, वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज फॉर कंट्रीब्यूशन। अब वैल्यू जो होते हैं वो न कि आपकी कंपनी के लिए होते हैं, वो आपकी होती है, आपके पर्सनल वैल्यूज होते हैं। और आपके पर्सनल जो वैल्यूज होते हैं वही आप कंपनी में यूज करेंगे, क्योंकि आपके जो वैल्यूज है वो कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होते कि मॉर्निंग में ये वैल्यू है, आफ्टरनून में ये है, या ऑफिस में ये वैल्यू है और घर में अलग वैल्यू है, ऐसे नहीं होता है। वैल्यूज जो होते हैं वो आपके अंदर होते हैं, आप जिस तरह से बिहेव करते हो उस तरह से होते हैं। जैसे ट्रस्ट है, हर चीज में आपका ट्रस्ट दिखेगा। आप फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो भी ट्रस्ट दिखेगा, अगर आप आपके कर्मचारियों के साथ बिहेव कर रहे हो तो भी ट्रस्ट दिखेगा, आप अगर आपके घर में कुछ बातें कर रहे हो तो उसमें भी ट्रस्ट दिखेगा। तो वैल्यूज आप याद करके ध्यान से बैठ के शांति से वैल्यूज लिखिए कि आपकी वैल्यू क्या है। तो उस तरीके से आप आपके 2 या 3 वैल्यूज बना सकते हैं। बहुत सारे गूगल पे भी डॉक्यूमेंट है, आप उसमें भी जाके थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बैठे पेन लिया लिख दिया तो वैल्यूज हो गए, ऐसे नहीं है। आप सोचिए, थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए कि मेरी वैल्यू क्या है, या फिर मेरी कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो हर जगह दिखे। आपके कस्टमर के साथ आप बिहेव करेंगे तो भी वो वैल्यू दिखे, आप आपके वेंडर्स के साथ बिहेव करेंगे तो भी वो वैल्यू दिखे, आप किसी नेटवर्किंग में हो तो नेटवर्किंग में भी आपकी वो वैल्यू दिखे। आप चाहे इंडिया में काम कर रहे हो, चाइना में काम कर रहे हो, या चाहे किसी यूरोप कंट्रीज के साथ आपके काम हो, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कहते हैं, किसी भी चीज में वो वैल्यू दिखनी चाहिए कि हाँ ये इंसान है ना, ये इंसान के पास इंटीग्रिटी है, ये इनके पास ट्रस्ट है। क्योंकि आपकी कंपनी तो बाद में आएगी, पहले आएंगे आप, या फिर आपका सेल्स पर्सन, या फिर आपका वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ 1-to-1 मिलता है। अब तक
जो प्रोस्पेक्ट हो, आपका प्रोस्पेक्ट और कस्टमर में फर्क तो आपको पता ही है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो शायद आपका क्लाइंट बने या नहीं बने, लेकिन एक बार वो क्लाइंट बन गया तो आपका काम उसके साथ शुरू हो जाता है। तो उनके सामने जो जाता है, उनको जो मिलता है वो आपका एम्प्लॉई है। तो आप जिस तरह से होंगे वैसे आपका एम्प्लॉई होगा, आप जिस तरह से कल्चर रखेंगे आपका एम्प्लॉई उसी कल्चर से कस्टमर के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ बात करेगा। तो वो जो वैल्यूज है वो आपने बतानी है कि भाई हमारी ये वैल्यू है। अब आप पूछेंगे कि हो सकता है एम्प्लॉइज की अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप जैसे हो वैसे ही आपके एम्प्लॉई बिहेव करेंगे आगे चल के। तो इसके लिए पहले तो आप अपनी वैल्यूज रखे तो सामने कि भाई ये विजन है हमारा, ये हमारा मिशन है और ये हमारे वैल्यूज है और इसी को आप लेके आपको चलना है। एम्प्लॉई आपको फॉलो जरूर करेंगे। उसके बाद में आपने लिखना है कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या क्या है, कौन कौन से सर्विसेज आप दे रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपने मिशन में तो लिख दिया, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आप दे रहे हो पूरे विश्व को, पूरे देश को या पूरे कम्युनिटी को, तो ये तो हमने बता दिया। तो उसके साथ में ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हैं उसकी लिस्ट बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे कि आपके पास जो क्लाइंट्स है, अगर आप किसी क्लाइंट मतलब ऐसे कोई क्लाइंट्स है जिनका नाम आप बता सकते हो और ऐसे कोई क्लाइंट है जिसको बहुत बाकी के लोग भी जानते हैं, तो वो भी उसमें लिखेंगे। याद रखिए हमेशा मैंने जो बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो हम बाहर किसी को नहीं दिखा रहे हैं, ये अपने एम्प्लॉइज के लिए है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ये डॉक्यूमेंट बनाएं कि अपने एम्प्लॉय को क्या जानने की जरूरत है या आपका एम्प्लॉय क्या देख के मोटिवेट होंगे कि हमारे पास इतने सारे सर्विसेज है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को हम सर्व करते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स को हम अब तक सर्व कर चुके हैं। तो ये सारी बातें भी उसमें आएगी। और लास्ट में आएगा डायरेक्टर्स का स्पीच। डायरेक्टर स्पीच आपने लिखना है, मे बी एक 10-15 लाइन में हो या एक कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आपने लिखना है। उसमें लिखना है कि आप क्या चाहते हो एम्प्लॉइज से। आपको एम्प्लॉय के ग्रोथ के बारे में बात करनी है, टीम वर्क के बारे में बात करनी है, आपका जो मिशन है उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके भी वहां पर लिख सकते हो। आपके क्लाइंट किस तरह से आपके साथ या वेंडर्स आपके साथ किस तरह से जुड़े हैं इसके बारे में बात कर सकते हो। और उसके बाद में आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर आप नहीं बना सकते हैं या फिर अभी बना नहीं है तो आप विभाग लिख सकते हैं कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स है और ये इस तरह से लोग हमारे पास काम करते हैं। तो टीम जितनी है, टीम के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 1। अब दूसरा सेक्शन है डिसिप्लिन का। सो डिसिप्लिनरी एक्शंस, इसमें आता है पहला विभाग हम बात करेंगे जनरल डिसिप्लिन। अब जनरल डिसिप्लिन में क्या आता है कि आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या है, आपके वीकली ऑफ कौन कौन से है, आपके टाइमिंग के हिसाब से अगर आपका कोई फैक्ट्री है या फिर साइट वर्क है तो उसमें भी आप बाइफर्केशन कर सकते हैं कि ऑफिस हेड ऑफिस टाइमिंग या ऑफिस टाइमिंग ये है, साइट टाइमिंग ये है, या फिर फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री के टाइम्स ये है। फिर आप उसमें लिखेंगे कि हॉलीडेज कौन से है। अब हॉलीडेज लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जिस कंट्री में है उस कंट्रीज में क्या क्या हॉलीडेज आते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि कैलेंडर हॉलीडेज देना या बैंक हॉलीडेज सारे के सारे देना, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन नेशनल हॉलीडेज कंपलसरी है। जैसे इंडिया में 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे कोई जो है वो कंपलसरी है। आप जिस कंट्री में है उस कंट्रीज के हिसाब से आप वो नेशनल हॉलीडेज दे सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में जैसे अलग अलग त्योहार है, दिवाली है, दशहरा है, या जो भी त्योहार उस पर्टिकुलर राज्य में मनाया जाता है उस हिसाब से भी आप हॉलीडेज डिक्लेयर कर सकते हो। अगेन जरूरी नहीं है कि कितने हॉलीडेज देने चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि नेशनल हॉलीडेज तो देने ही चाहिए, उसके अलावा आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टोटल हॉलीडेज है। अभी हॉलीडेज और लीव में फर्क क्या है। हॉलीडेज होते हैं वो सबको छुट्टी होती है और लीव जो होती है वो मांगी जाती है ना, जो छुट्टी और रजा, तो लीव रजा जो है वो मांगी जाती है, अप्लाई की जाती है। तो उस तरह से आप अलग अलग उसको रख सकते हैं। तो मान लीजिए अपने हॉलीडेज रखे पूरे साल में, भाई हम 12 या 14 हॉलीडे दे देंगे, और लीव हो सकती है आपने कैजुअल लीव, सिक लीव और प्रिविलेज लीव। एमएसएमई के लिए ध्यान से सुनिए, एमएसएमई के लिए ऐसा कोई भी कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको इतने लीव देने चाहिए। एक जनरल गाइडलाइंस है
कि आपको पर 21 डेज एक लीव देनी चाहिए। उसके बाद आता है कि जनरल बिहेवियर, जैसे डूज एंड डोंट्स होता है, तो डूज एंड डोंट्स आप नहीं लिखिए, आप लिखिए जनरल बिहेवियर या जनरल डिसिप्लिन। उसमें फिर चीजें आती है कि जैसे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आजकल सबके पास मोबाइल रहते हैं, तो हर एक की अलग अलग रिंगटोन्स होती है, तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। या फिर किसी का फोन के ऊपर काम है ज्यादा, किसी को जैसे टेलीकॉलर्स हो या फिर एक दूसरे के साथ उनको कस्टमर सर्विस के लिए बात करनी हो, तो ऑफिस में अपना टोन जो है वो लिमिटेड रखना है या मिनिमाइज करके रखना है, धीरे आवाज में बात करने। एक दूसरे के साथ भी अगर वो बात करे तो भी जो आवाज है वो नॉर्मल होनी चाहिए, हाई टोन में आप एक दूसरे से बात नहीं करें। ऐसे कुछ गाइडलाइंस उसमें होंगे। फिर गाइडलाइन होगा कि आप टाइम पे आए, अगर आपके 3 लेट मार्क हो जाते हैं तो फोर्थ लेट मार्क से आपका हाफ डे कटेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। अगेन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में जिस तरह की प्रैक्टिसेस है उसी तरह के नियम आप उसमें डाल सकते हैं। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए यहाँ पर कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ 4th लेट मार्क के बाद में हम 3 लेट मार्क में हाफ डे काटते हैं या एक दिन का काटते हैं, ये आपकी जो भी प्रैक्टिसेस होंगी उसी हिसाब से आपको इस जनरल डिसिप्लिन के अंदर वो नोट डालना है। तो ये हो गया। फिर होता है कोई कंपनी में ऐसा भी होता है कि आपको जो एक दूसरे के साथ जो काम करना है वो टीम वर्क से करना है, उसमें आप एक दूसरे की मदद करें। तो ये सारी चीजें जनरल रूटीन में आ जाती है। फिर होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये कोई बहुत अगेन ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाएं। अब इसमें 2 सेक्शन हो सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में भी। एक होता है कि एम्प्लॉइज कोड ऑफ कंडक्ट और एक होता है एम्प्लॉयर्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो हेडिंग सेम होगा कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें लिखेंगे आपकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, कास्ट, क्रीड या जेंडर में बायस नहीं करेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटीज देंगे ग्रो करने का, वो आपको अच्छी जगह देंगे जहां पर ठीक से आप काम कर सको। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के तरफ कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। फिर एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय है उन्होंने क्या करना चाहिए कि आपके काम के प्रति आपने हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। आपने आपके कंपनी का जो टाइमिंग है उसमें बाकी लोगों के काम नहीं करने चाहिए, मतलब अगर आपका कोई दूसरा कुछ काम आपने नहीं करना चाहिए, पूरी तरह ध्यान देके आपके कंपनी के साथ काम करना चाहिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसके भी जो पॉइंटर्स है वो आपको गूगल पे मिल सकते हैं। यहाँ मैं आपको गाइडलाइंस देने के लिए बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है। अब ये हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद में आता है जो डिसिप्लिनरी एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, क्योंकि पूरा ये तो जनरल डिसिप्लिन हो गया ना पहले का जो हमने बताया। अब ये आगे आता है डिसिप्लिनरी एक्शंस। जैसे कोई मिसबिहेव करता है अगर, तो मिसबिहेव में भी दो चीजें होती है, एक होता है माइनर मिसकंडक्ट, एक होता है मेजर मिसकंडक्ट। तो माइनर मिसकंडक्ट में आप किस तरह काम करने वाले हो। तो माइनर मिसकंडक्ट में कैसे आता है, जैसे कोई हैबिचुअल लेट कमिंग है, या फिर बिना बताए छुट्टी लेता है, या फिर एक दूसरे की मदद नहीं करता है, या फिर बहुत ही धीमे गति से काम करता है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसके स्टेप्स दिए हुए होते हैं। तो माइनर मिसकंडक्ट में आप क्या करेंगे कि काउंसलिंग करेंगे, मतलब उसको बिठा के सामने उससे बात करेंगे। याद रखिए हमेशा कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसको सबके सामने आप नहीं डांटेंगे, उसको बुला के अपने केबिन में बिठा के उसके साथ बात करेंगे। क्योंकि अगर वो कुछ गलती करता भी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। अगर 4 लोगों के सामने अगर आप उसको डांटेंगे तो उसको बुरा लग सकता है। देखिए हम किसी मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि एम्प्लॉय रिसोर्सेज जो होता है वो साइकोलॉजिकली बिहेव करता है। आप जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे ना, तो उस तरह से ही वो आपको जवाब देने वाला है, या फिर उसके काम में वो उसका असर होने वाला है। तो आप सबके सामने उसको नहीं डांटेंगे, आप अंदर बुला के उसको केबिन में बैठ के बात करेंगे। आपको शायद ऐसा लगे कि भाई मैं सबके सामने डांटूंगा तो वो मैसेज जो है कि ये गलती नहीं करना है वो सबको एक साथ समझेगा,
ये उसका एक साइड हो गया। लेकिन दूसरा साइड ये है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो ह्यूमिलिएट हो सकता है। इसके लिए ये जो आपकी बात है वो बाद में भी पता चलने वाली है कि भाई अरे इसने एक गलती की, उसको केबिन में बुलाया। अब उसको केबिन में बुलाया तो क्यों बुलाया ये सभी को पता है। तो वैसे बात अगर हमने नहीं करनी है तो वो उनको पता वैसे भी चल जाएगी। तो आपने उसको केबिन में बुलाया, उसको बिठा के समझाया ये गलत है, ये अभी आगे से आप नहीं करेंगे। तो ये हो गया काउंसलिंग। काउंसलिंग को हम वर्बल वार्निंग भी कह सकते हैं कि उसको वर्बल वार्निंग भी उस काउंसलिंग के सेशन में आपने दे दी। उसके बाद भी अगर वो रिपीट करता है सेम मिस्टेक, जैसे उसका शैबी ड्रेसिंग है या फिर अगर यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता है या फिर उसको वेट कमिंग है उसका, वो अगर कंटिन्यू करता है तो आप उसको देंगे वार्निंग लेटर, फर्स्ट वार्निंग लेटर वो उसको आप देंगे। इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरता है शायद तो उसको आप सेकेंड वार्निंग लेटर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनर मिसकंडक्ट के लिए आपने यूटिलाइज कर लिया। माइनर मिसकंडक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये आप हमेशा आपकी प्रैक्टिस में है ही, तो आप वो देख के भी कर सकते हैं। अब मेजर मिसकंडक्ट क्या होगा? मेजर मिसकंडक्ट में सबसे पहले तो ये जो 2 वार्निंग लेटर हमने दिए हैं, एक पहले वर्बल वार्निंग भी दी थी, फिर भी वो अगर रिपीट करता है तो सबसे पहले वही आएगा कि थर्ड एंड लास्ट वार्निंग लेटर, और उसमें शायद हम थर्ड वार्निंग लेटर न कह के उसको डिसमिसल लेटर भी कह सकते हैं कि आपको हमने इतना समझाया, हमने आपको इतने 2 लेटर दिए, फिर भी आप में सुधार नहीं है और ये बाकी लोगों को और ये आप में सुधार नहीं है, तो आपको ये डिसमिसल लेटर दिया जाता है। आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो उस ग्राउंड पे। कोई भी आपको इस बात में क्वेश्चन ही नहीं कर सकेगा क्योंकि आपने क्या किया, उसको पर्याप्त टाइम दे दिया सुधरने का। ठीक है, तो अभी आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो उसकी सर्विस से। दूसरा ये है ऐसी चीजें जो कि जैसे चोरी है, थेफ्ट, तो थेफ्ट के लिए भी आप उसको मेजर मिसकंडक्ट समझ के उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक चोरी अगर उसने छोटी सी भी चोरी की तो उसका वो माइंडसेट है ना, उसकी वो मानसिकता है कि चोरी करना, तो हो सकता है कल जाके कोई बड़ी चोरी करे। क्लाइंट के पास अगर कोई जाता है, वहां पर कोई मिसबिहेव करता है, चोरी करता है या फिर गलत बातें बताता है कंपनी के बारे में किसी दूसरे को, चाहे वो वेंडर हो चाहे क्लाइंट हो, कोई भी हो, उसको अगर वो कंपनी के लिए गलत बातें करता है तो उसको भी टर्मिनेट करने का पूरा अधिकार आपको है। ऑफ कोर्स जब आप टर्मिनेट करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि भाई एक वार्निंग लेटर दिया, दूसरा वार्निंग लेटर दिया, उसके बाद आपने उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। उसी तरह चोरी अगर की है या फिर आपकी कंपनी के बारे में बाहर कई गलत बातें की है या फिर आपका डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो किसी के साथ शेयर किया है, या आप जो काम कर रहे हो उसी काम का उसने साइड बिजनेस खुद का शुरू किया है और आपका ही इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपकी ही चीजें लेकर वो अगर दूसरा काम कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज है। और लेकिन उसका आपको प्रूफ लाना जरूरी है। किसी भी एम्प्लॉय को विदाउट प्रूफ आपने टर्मिनेट नहीं करना चाहिए।